students. Myself Vishit Chadwani. I am a chartered accountant, assistant professor in government college. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब कोई फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो किस तरह के क्वेश्चन अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो 20 MCQ में लेके आए हैं। RPSC स्कूल लेक्चरर के लिए हमारी सीरीज चल रही है। 100 वीडियोस में टोटल बनाने वाला हूँ। चलिए आज के 20 क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। एक तरफ लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, क्रेडिट बैलेंस इन रियलाइजेशन अकाउंट, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको दूसरी तरफ इसको मिलाना है। अब हम जानते हैं कि पार्टनरशिप का ख़त्म होना अलग बात होती है और फर्म का ख़त्म होना अलग बात होती है। तो जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है, जो आज का हमारा टॉपिक है, जब फर्म समाप्त होती है तो हम रियलाइजेशन खाता बनाते हैं, और जब पार्टनरशिप ख़त्म होती है, इससे पुरानी पार्टनरशिप कब ख़त्म होती है? जब कोई पार्टनर नया आता है या कोई पार्टनर छोड़ के चला जाता है तो वहाँ पार्टनरशिप का अंत होता है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रहा मैटर जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन, तो जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन हम पुराने रेशो में करते हैं। तो लास्ट वाला देखें, और लास्ट वाला ऑटोमेटिक सही बैठना चाहिए, बैठता लगना चाहिए। क्रेडिट बैलेंस इन रियलाइजेशन अकाउंट, तो अगर रियलाइजेशन अकाउंट में CR बैलेंस है यानी CR की तरफ जोड़ जाता है तो फिर ये डेफिनेटली हमारे लिए प्रॉफिट दिखाएगा। तो ये हमारे लिए गेन या प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन दिखाएगा। अब अगर अपन मिलाने लगे तो अपने फर्स्ट को मिलाया C से, तो अभी तक तो ये तीनों ऑप्शन चल रहे हैं। सेकंड मिलाया B से, अब ये दो ऑप्शन रेस में बचे हैं। और क्रेडिट बैलेंस एंड रियलाइजेशन या कहें जनरल रिजर्व का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जो शॉर्ट को पहले वो लगानी चाहिए। जैसे फोर्थ के साथ A आ रहा है तो फिर अपने फोर्थ के साथ A आ रहा है तो फिर 3 के साथ D भी आ जाएगा। तो B ऑप्शन रहने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से मैच हो। अगला क्वेश्चन अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। इनमें से क्या फर्म के डिसोल्यूशन का तरीका नहीं है? हम फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं तो म्यूचुअल अग्रीमेंट से डिसोल्यूशन हो सकता है, ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट या खास तरह की कुछ घटनाएं होती हैं जैसे दिवालिया होना वगैरह, वहाँ पे भी डिसोल्यूशन हो सकता है। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट ऑर्डर भी हो सकता है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जनरली ये डिसोल्यूशन का तरीका नहीं होता। जनरली किसी एक पार्टनर के रिटायर होने पर फर्म डिसॉल्व नहीं होती। वो जो 2-3 शुरू के लिखे हुए हैं, जिस फर्म डिसोल्यूशन के 5 तरीके होते हैं, उसमें से ये एक तरीका D वाला नहीं है, तो इसका आंसर D रहने वाला है। आप ये भी समझिए कि जब आप MCQ लगाते हैं, ऑब्वियस सी बात है सही होता है गलत होता है, बट MCQ आपको इशारा देते हैं कि आपको वो मैटर देख लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी आया मोड ऑफ डिसोल्यूशन, तो कितनी तरह से डिसोल्यूशन हो सकता है, इस क्वेश्चन ने वो इशारा दिया। तो आपका वो क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में तैयार है क्या? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इन द सेंस आपने उस चीज को पूरा देख रखा है क्या? इस क्वेश्चनों में से तो लगा लिया, पर आपको याद आया क्या? क्योंकि जरूरी थोड़ा ना कि ऑप्शन यही आए, हो सकता है इसके अलावा जो 2 मेथड है उनमें से कोई आता। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है आप इस टॉपिक को जाके देख लीजिए। आता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो जाके देख लीजिए। चलिए अपन और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन थर्ड कहता है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म इज पेड आउट ऑफ द अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स। कहता है कि फर्म का जब विघटन होगा तो जो पार्टनर ने लोन दे रखा है उसे हम चुका देंगे, असेट बेच के चुका देंगे। ये बात तो सच है कि चुका देंगे। ए ऑप्शन कहता है ऐसा होगा आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी बट बिफोर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ऐसा होगा। सेकंड कहता है कि पेमेंट होगा कैपिटल के बाद। थर्ड है आउटसाइड लायबिलिटीज के पेमेंट के बाद या कैपिटल के बाद। और चौथा है आउटसाइड लायबिलिटी के पेमेंट से पहले। ओके, कुल मिला के क्वेश्चन इस बारे में है कि जो लोन है, और हम बात कर रहे हैं पार्टनर्स लोन की, इनका नंबर कब आएगा। तो इसके लिए आप सीक्वेंस समझो। सबसे पहले देखिए बाहर के जो लायबिलिटी हैं, उनका पेमेंट होगा। ठीक है, आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट होगा। उसके बाद पार्टनर्स लोन का पेमेंट होगा, यानी पार्टनर्स ने जो एडवांस प्रोवाइड किए हैं वो वापस किए जाएंगे। उसके बाद पार्टनर्स की ओरिजिनल कैपिटल वापस होगी, और उसके बाद भी अगर कोई डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ बचेगा, तो वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी अगर आप देखें कि पार्टनर्स का लोन हमने कब वापस किया, ये पेमेंट हमने किया लायबिलिटी के पेमेंट के बाद,
पर कैपिटल के पेमेंट से पहले। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाह्य दायित्वों के भुगतान के बाद लेकिन पूंजी के पुनर्भुगतान से पहले। बाकी ये गलत है कि जब कैपिटल वापस हो जाएगी उसके बाद लोन वापस होगा, या यहाँ लगा के सी वाला भी गलत है, और डी वाला तो बिल्कुल ही गलत है। उसमें तो लिखा है कि हम लाइब्रेरीज को भी पे करने से पहले लोन का पेमेंट करेंगे। किसी बच्चे को डी ऑप्शन सही लग सकता है, क्योंकि जब वो बड़े क्वेश्चन करता है रियलाइजेशन के तो उसे लगता है कि पार्टनर्स लोन का पेमेंट हम सबसे पहले कर देते हैं विदाउट ट्रांसफरिंग इन रियलाइजेशन, हम उसका पेमेंट कर देते हैं। तो उसे ये ऐसा लग सकता है कि पार्टनर्स लोन का पेमेंट पहले होता है, जबकि सीक्वेंस जो है, जो फ्लो है, वो है कि सबसे पहले आप बाहर का पैसा दोगे, उसके बाद ही आप पार्टनर्स का पैसा दोगे। तो इसका आंसर कुल मिला के सर ए रहने वाला है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। तो लिखा है ऑन डिसोल्यूशन इफ अ पार्टनर पे फर्म्स लायबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड। तो अगर फर्म के ऊपर कोई दायित्व है और उसका पेमेंट कोई पार्टनर कर देता है, तो देखिए जनरली क्या होता है, मान लो क्रेडिटर है, ऑर्डिनरी डेज में अगर मान लीजिए क्रेडिटर है और उसका पेमेंट एक्स हमारा पार्टनर है, उसने कर दिया, तो हम एंट्री करते हैं क्रेडिटर टू एक्स कैपिटल। लेकिन डिसोल्यूशन वाले टॉपिक में क्रेडिटर की जगह रियलाइजेशन लिखा जाता है। रीजन क्या होता है कि क्रेडिटर पहले ही ट्रांसफर हो चुका होता है। तो जब कोई पार्टनर पेमेंट करेगा तो पेमेंट करने वाला तो क्रेडिट होगा, लेकिन इसने पूछा था बताओ कौन सा खाता डेबिट किया जाता है, तो रियलाइजेशन खाता डीआर किया जाएगा, वसूली खाता डीआर किया जाएगा। बी इसका आंसर रहने लगेगा, बी रियलाइजेशन अकाउंट आंसर। पांचवा क्वेश्चन है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज क्रेडिटेड टू। देखिए आप पहले तो ट्रांजैक्शन पढ़ा कीजिए और ट्रांजैक्शन की एंट्री बना लीजिए, और फिर देखिए क्वेश्चन ने डेबिटेड पूछा है क्रेडिटेड पूछा है। देखिए अब क्या हो रहा है, अमाउंट मिला है, हमने असेट को बेचा, एक ऐसी एसेट्स को बेचा जो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, हमने उसको बेचा। कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, कि जैसे सपोज करो आपके पास कोई फर्नीचर था, ठीक है, आपने उसको फुल्ली राइट ऑफ कर दिया, तो वो बुक्स में से खत्म हो गया, बट वो फर्नीचर कहीं पड़ा है, आपका साइड में पड़ा है, आपने उसको बेचा, तो क्या होगा, कैश आएगा। तो कैश तो आपको करना पड़ेगा डीआर, और आपको रियलाइजेशन को सीआर करना है। चाहे आप रिकॉर्डेड असेट को बेचते हैं और चाहे आप अनरिकॉर्डेड एसेट्स को बेचते हैं, एंट्री यही होती है, कैश टू रियलाइजेशन। अब इसने पूछा कौन सा खाता क्रेडिट किया जाएगा, तो क्रेडिट होगा सर आपका रियलाइजेशन खाता, यानी आपका वसूली खाता। तो उसका आंसर सी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन डिसोल्यूशन गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। वेल, हमारी बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स होते हैं वेदर टेंजिबल चाहे इंटेंजिबल, उन सबको अपन रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं। कैसे, जैसे गुडविल है, तो गुडविल अकाउंट का बेसिकली डेबिट नेचर होता है, तो हम उस गुडविल को तो कर देते हैं क्रेडिट और उसे ऊपर लिख देते हैं रियलाइजेशन में। तो एंट्री लगती है रियलाइजेशन टू गुडविल। कि सर ये पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएगा, नहीं, रिटायरमेंट का टॉपिक होता है या एडमिशन का टॉपिक होता है, तो हम पुरानी गुडविल को पार्टनर्स में डाल के राइट ऑफ करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन ये जो का फर्म डिसोल्यूशन वाला टॉपिक होता है, उसमें गुडविल को बाकी एसेट्स की तरह ही वसूली खाते में ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन खाते में ट्रांसफर करते हैं। फिर इसमें भी देखो सी और डी दो ऑप्शन दिए हैं। सी में लिखा है डी आर साइड में कि सी आर साइड में। देखो आपकी एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन टू गुडविल, तो रियलाइजेशन के डी आर साइड में, तो इसका आंसर सी रहेगा। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इनमें से क्या रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया जाएगा। बैलेंस ऑफ कैश नहीं, बैलेंस ऑफ रिजर्व नहीं, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, पेटेंट अकाउंट यस। तो पेटेंट अकाउंट इंटेंजिबल एसेट्स है पर उसे ट्रांसफर किया जाएगा। कैश तो आपका चला जाएगा खुद के अकाउंट में यानी कैश अकाउंट में, और बाकी ये जो रिजर्व्स हैं, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, वो आपके पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और इसके अलावा जैसे पेटेंट ही बचता है तो वो ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट इज
At the time of dissolution, a partner gives his personal asset to firm's creditor in settlement. The account credited will be. ये ऑलमोस्ट मिलता जुलता क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले आया था। कहता है कि फर्म का जब डिसोल्यूशन होता है तो एक पार्टनर अपनी पर्सनल असेट क्रेडिटर को दे देता है। सपोज कीजिए कि कोई क्रेडिटर है और वो हमारे ऊपर 2 लाख रुपए मांगता है, और जब हम 2 लाख रुपए नहीं दे पा रहे तो ए करके एक हमारा पार्टनर होता है, उसने अपनी कार दे दी। कार दे दिया या कैश दे दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, ए ने दिया तो ए इज द गिवर, तो ए क्रेडिट होगा, है ना। और क्रेडिटर हम लिखते नहीं है, उसकी जगह हम रियलाइजेशन लिखते हैं। तो जब कोई पार्टनर पर्सनली अपनी पॉकेट से कुछ देता है तो एंट्री बनती है रियलाइजेशन टू दैट पार्टनर्स कैपिटल। इसने पूछा किसका अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, तो जो देने वाला पार्टनर है उसका अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल सीआर होगा। बाकी सारे ऑप्शन क्रेडिटर, पर्सनल एसेट, रियलाइजेशन, ये सब गलत है। डी इसका आंसर करने वाला है। 9th क्वेश्चन, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म an unrecorded furniture of 5,000 was taken by a partner for 4,300 against payment. Which account will be credited and by how much amount? एक फर्म का जब डिसोल्यूशन हुआ तो एक साझेदार ने 5,000 का फर्नीचर, जो बेसिकली पुस्तकों में नहीं है, 4300 रुपये में ले लिया, अपनी पूंजी के बदले में ले लिया। तो सपोज कीजिए ए है, ए ने फर्नीचर ले लिया, तो आम दिनों में तो एंट्री होती है ए टू फर्नीचर, ठीक है। और लेकिन ये टाइम चल रहा है डिसोल्यूशन का, तो ए अगर कुछ पा रहा है तो ए ऊपर आएगा, और हम उसे कैश नहीं दे रहे। गौर कीजिए कैश तो इसमें आना ही नहीं है, क्योंकि हम कैश तो उसे दे ही नहीं रहे। वो एक असेट ले रहा है जो रिकॉर्ड में नहीं है। खैर, अगर वो रिकॉर्डेड असेट लेता तो भी एंट्री ए टू रियलाइजेशन होती, और अगर वो अनरिकॉर्डेड असेट ले रहा है तो भी एंट्री ए टू रियलाइजेशन ही होगी। ए का मतलब यहाँ पार्टनर्स कैपिटल है, और एंट्री का जो अमाउंट होगा वो होगा जितना प्राइस अग्री हुआ है, जितने प्राइस पे ये लोग अग्री हो गए हैं। तो बेसिकली भले एसेट 5,000 का था, बट अग्रीमेंट 4,300 पे है, तो एंट्री 4300 से होगी। और इसने पूछा किस खाते में जमा यानी क्रेडिट किया जाएगा, तो हमने 4,300 से रियलाइजेशन को जमा किया है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। आप मतलब पहले एंट्री बना लीजिए और फिर ऑप्शन में से देख लीजिए, बाकी कुछ उल्टे पुल्टे ऑप्शन भी दे रखे हैं, बट आपका सी ही सही रहने वाला है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा व्हाट फाइनल अमाउंट टू अ पार्टनर ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन विल बी मेड। इंफॉर्मेशन है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल 14,000, शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 43,000, फर्म्स असेट टेकन हिम फॉर 17,000। ओके, तो इसमें अपने को क्या करना है, किसी पार्टनर का अंतिम भुगतान करना है। अंतिम भुगतान करना है तो सबसे पहले उसकी जो कैपिटल चल रही है वो नेगेटिव चल रही है, 14,000 रुपये उसकी कैपिटल नेगेटिव चल रही है, डी आर शेष नेगेटिव, और उसके हिस्से में 43,000 रुपये आया है। तो इन चीज़ों को प्लस माइनस करें तो अब उसका जो बनता है वो बनता है 29,000। प्रॉफिट के हिस्से में से कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस एडजस्ट करें तो उसका 29,000 बनता है। और उसने असेट को लिया है, 17,000 के उसने असेट ले लिए, तो इतने पैसे और कम हो जाएंगे। बाकी उसको जो फाइनल पेमेंट किया जाएगा वो आपका 12,000 रुपये होगा। जी हाँ, इस क्वेश्चन में जो हम फाइनल पेमेंट करेंगे वो 12,000 होगा। अलग अलग ऑप्शन में इस बार सी सही है। तो ये बेसिकली जो हम पार्टनर का हिसाब बनाते हैं, आप इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के भी समझ सकते हैं। इसका 2BD, जो स्टार्टिंग का बैलेंस चल रहा था वो था 14,000, और जो प्रॉफिट आया होगा वो इसके अकाउंट में क्रेडिट जाएगा, और ये अकाउंट क्रेडिट होगा लाइक 43,000 से। और इसके बाद इसने एक असेट को लिया तो एंट्री बनेगी लाइक पार्टनर्स टू रियलाइजेशन, और ये एंट्री आपकी बनेगी 17,000 से। और फिर इस 43 में से आप इस 31 को लेस करेंगे तो 12,000 रुपये का हम इसको फाइनल पेमेंट करेंगे एट फाइनल सेटलमेंट। तो सर यूट्यूब पे जो आप वीडियोस देख रहे हैं वो करीबन 100 टोटली आपको अवेलेबल होंगे, पूरे फ्रीली अवेलेबल होंगे। लेकिन आप भी ये समझ रहे हैं कि ये केवल MCQ क्वेश्चंस हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन सब कुछ तो इसमें से नहीं आएगा। सिलेबस तो आप जानते हैं बहुत वास्ट है,
तो मैंने एक पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है और वो हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे अवेलेबल है। आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ। उसमें हमने करीबन 300 MCQ वीडियोस बनाए हैं। जैसे 100 अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, इसके अलावा भी 200 MCQ वीडियोस और हैं, ताकि आपको क्वेश्चन लगाने की और अप्रोच ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो। इसके अलावा 3 थ्योरी वीडियोस हैं। देखिए सर, आप यूँ समझिए कि आपका मोटा मोटा सिलेबस जो है, उससे अगर अपन छोटे छोटे 100 टॉपिक्स में डिवाइड करें, 100 चैप्टर्स में डिवाइड करें, तो एटलीस्ट एक चैप्टर को समझाने के लिए 4 या 5 क्लासेस की ज़रूरत होती है। उसमें नोट्स, डिफरेंसेस सारे आ जाते हैं। तो वो करीबन हमने 500 वीडियोस में कवर किए हैं, करीबन आधे घंटे की लेंथ के होते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन, आप देखिए आप टीचर बन गए तो प्रैक्टिकली तो आपको क्वेश्चन बोर्ड पे ही कराने हैं। तो वो हमने 200 वीडियो शूट किए हैं, जिसमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व किया जाता है। अगेन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें नियम और सब कुछ आपके सामने आएगा। आपका 30 मार्क्स का एजुकेशन साइकोलॉजी भी है, उसके भी 50 वीडियोस हमने इनकॉर्पोरेट किए हैं, ताकि आपको एक रफ आइडिया तो लग जाए। मैं नहीं कहता 50 वीडियो से पूरा साइकोलॉजी हो जाएगा, बट आपको एक रफ अप्रोच तो आ जाएगा कि कैसे एजुकेशन साइकोलॉजी को पढ़ा जाता है। इसके अलावा मेन जो मैं मानता हूँ फीचर है कि हम डेली 40 मिनट का, पौन घंटे का लाइव क्लास लेंगे और 15 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे जो गूगल फॉर्म दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वो आप भर सकते हैं, या आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं जो स्क्रीन पे आ रहा है। और अगर आप 15 फरवरी के बाद भी अगर ज्वाइन करते हैं, जब भी ज्वाइन करते हैं, तो ये सारी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगी। जो डेली क्लास होगा, क्लास के बाद वो रिकॉर्ड हो जाएगा और अपने वो ऐप पे चला जाएगा। ठीक है सर। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो वीडियो पार्ट है वो है, और मैं कुछ और फीचर्स आपको बता देता हूँ। आप 1 महीने तक के ट्रायल क्लासेस फ्रीली ले सकते हैं, क्योंकि एक बार के लिए ट्रस्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि आप इतना सब कंटेंट देंगे क्या, और आप इतना ही अच्छा लगातार पढ़ाते रहेंगे क्या। तो बिल्कुल सर, आप 1 महीने का फ्री ट्रायल क्लासेस ले सकते हैं, ताकि आपको कंसिस्टेंसी लेवल पता लग जाए। मैं डुअल लैंग्वेज यूज़ करूँगा, जैसे हिंदी अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं का प्रयोग करूँगा, जो कि आसान से होंगे। तो आप आराम से चीज़ों को बेटर वे में समझ पाएंगे। दोनों ही भाषाएं आनी चाहिए, मैं मानता हूँ। क्लासेस डेली लाइव होंगी, बता ही दिया, रिकॉर्डिंग दी जाएंगी। ठीक है। एक आपके लिए इंस्टॉलमेंट फीस फैसिलिटी भी है। कोर्स का रेट वैसे तो बहुत ही नॉमिनल रखा है, आप उसे देख सकते हैं ऐप पे जाके। फिर भी उसके बावजूद भी मैंने उसे बहुत छोटे छोटे 300-400 रुपये के इंस्टॉलमेंट में ब्रेकअप भी किया है। तो इन केस कि अगर आपको लगे कि सर हमने ले लिया और हमें बाद में अच्छा नहीं लगा, तो कोई बात नहीं, आप एक 300-400 रुपये खर्च कीजिए। में आप देखिए कि आपको क्या कंटेंट मिल रहा है और आपके लिए वो कितना यूज़फुल है। अच्छा लगे तो कंटिन्यू कीजिए, और नहीं लगे तो 300-400 रुपये का घाटा खा लीजिएगा। ठीक है, इतना कोई बड़ा घाटा नहीं है। अगर एक अपन एक समथिंग 50,000 प्लस रुपये मंथली की जॉब के लिए जा रहे हों, और एक 4-5 हज़ार का कोर्स है, तो वो अपन बहुत आराम से कर सकते हैं, और वो भी अपने को इंस्टॉलमेंट में देने हैं। तो इससे तो खैर आई डोंट थिंक कि कुछ सस्ता होगा, या अगर सस्ता होगा तो इतना कंटेंट मैं नहीं मानता होगा। और डाउट क्लियरेंस के लिए अपन एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। जैसे जैसे स्टूडेंट्स ज्वाइन होंगे, तो अपन एक टेलीग्राम ग्रुप डेडिकेटेडली इसीलिए बनाएंगे, जिसमें स्टूडेंट अपने डाउट्स पुटअप करेंगे और मैं या बाकी अदर स्टूडेंट होंगे वो उनको सॉल्व करेंगे। तो तरह का रहेगा सर। इसके अलावा 10,000 MCQs आपको PDF फॉर्मेट में दिए जाएंगे, और लास्ट में जब एग्ज़ाम्स ऑलमोस्ट आने वाले होंगे, या 3 महीने करीबन बचे होंगे, तो 50 सैम्पल पेपर्स अपलोड किए जाएंगे, जिनको आप लगा के आप अपनी तैयारी देख सकेंगे। तो ये सब आपको उस कोर्स में मिलेगा, तो देख सकते हैं। थैंक यू। आगे अभी क्वेश्चन और बाकी हैं, उनको करेंगे। 11वां क्वेश्चन कहता है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, debtor were 17,000, out of which 500 became bad and the realized 60%. Which account will be debited and by how much amount? बेसिकली फर्म के विघटन के समय डेटर 17,000 के थे, उसमें से 500 रुपये खराब हो गए। तो देखिए 17,000 थे मिलने वाले थे, उसमें 500 तो आपके डूब ही गए, बाकी बचे 16,500, और उसमें से 60% की वसूली हुई। तो आपकी वसूली हुई है करीबन 9,900 रुपये। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि किस खाते से डीआर किया जाएगा और कितनी राशि से। तो सर जब हम पैसा मिलेगा, ठीक है, स्पेसिफिकली देखना है क्या पूछा जा रहा है। आपको कैश के बारे में पूछा जा रहा है, तो कैश मिलेगा तो एंट्री बनेगी कैश टू रियलाइजेशन,
और एंट्री का अमाउंट होगा 9,900 रुपये। तो बिल्कुल सी सही है सर। कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्योंकि डेबिटेड तो ऊपर ही आ गया था। कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 9,900, दी आंसर। नेक्स्ट इज रमेश वॉज अपॉइंटेड फॉर सेल ऑफ असेट एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन। हमने रमेश को कहा कि भाई आप असेट बेचना। ही इज टू बी गिवन, इसको बोलना चाहिए था कि रमेश हमारा पार्टनर है। ही इज टू बी गिवन 2,000 एज कमीशन एंड ही इज टू बी अ रियलाइजेशन एक्सपेंस। हमारी साफ बात हुई थी कि 2,000 रुपये हम आपको कमीशन देंगे और वसूली का खर्चा आपको वहन करना पड़ेगा। एज यूजुअल आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते पहले आप पॉज कर लीजिए, खुद ही पढ़िए, खुद ही सॉल्व कीजिए और फिर एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। तो खैर बात ये थी कि 2,000 रुपये हम कमीशन के तौर पे देंगे और खर्चा उसको खुद को करना पड़ेगा। आगे ये भी लिखा है कि रमेश हैड टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 2,500। रमेश की जेब के 2,500 रुपये लग गए। हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए हमारी बात 2,000 रुपये में हुई है तो हम उसे 2,000 रुपये ही देंगे या उसके अकाउंट में डालेंगे। तो एंट्री हमारी बुक्स में जो होगी वो 2,000 रुपये से होगी। जब हमने रमेश को अपॉइंट किया, ठीक है, तो उसने कहा कि मैं कमीशन लूँगा। उसका कमीशन हमारे लिए एक्सपेंस है और ये कमीशन हम उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, उसके अकाउंट को ईआर कर देंगे। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू रमेश कैपिटल। तो उसका अकाउंट क्या हुआ? उसका अकाउंट में तो क्रेडिट हुआ खैर, और रियलाइजेशन में डीआर हुआ कितने से, कितना रुपया हमने अग्री किया था। अब बाद में उसके पर्सनली ज़्यादा लग गए या कम लग गए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। डी इसका आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि आरती भारती चांदनी आर पार्टनर्स, द फर्म हैड गिवन अ लोन ऑफ 20,000 टू भारती। क्वेश्चन में ये जरूर देख लिया करो किसने लोन दे रखा है। आपके बाद हमने हमने एज अ फर्म चांदनी को लोन, भारती को लोन दे रखा है। दे डिसाइडेड टू डिजोल्व द फर्म। अब उन्होंने फर्म को कहा डिजोल्व कर रहे हैं। इन द इवेंट ऑफ डिजोल्यूशन द लोन विल बी सेटल्ड बाय। तो सपोज करो कि आपकी एक ये बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में इस तरफ भारती का लोन चल रहा है, का मतलब हमने भारती को लोन दे रखा है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि इस 20,000 का क्या होगा। तो इस लोन का डीआर नेचर है तो हम इस लोन को तो करेंगे सीआर, ट्रांसफ़र करते समय हम करेंगे इसे सीआर और इसे इसके मेन अकाउंट में, इसके कैपिटल अकाउंट में पहुंचा देंगे। इसे एक तरह से मतलब हुआ कि हम उसकी कैपिटल में से पैसा काट लेंगे। तो भारतीज कैपिटल टू भारतीज लोन। ऑप्शन देखते हैं कि रियलाइजेशन में जाएगा गलत, वसूली खाते के क्रेडिट में जाएगा। तो सर ये मैटर वसूली खाते में तो जाएगा ही नहीं, रियलाइजेशन में तो जाएगा नहीं। इसे भारती के कैपिटल खाते में डीआर में डाला जाएगा, बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन में वैसे लिखा है कि भारती ये पैसा आरती और चांदनी को पर्सनली देगी। नहीं, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। ई इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हरमन कैरिड आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। हरमन ने 20,000 रुपए के पारिश्रमिक पर फर्म का विघटन किया। ठीक है, हमारी 20,000 की बात हुई थी। ही लेटर अग्रीड टू टेक स्टॉक वैल्यूड एट 18,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज रेम्यूनरेशन। बाद में उसने कहा कि आप मुझे ये स्टॉक दे दो। वॉट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी गिवन फॉर दिस अरेंजमेंट। तो ये जो पॉइंट हुआ है इसे आप दो हिस्सों में भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमने पहले उसे जब अपॉइंट किया था तो उसका कमीशन हमारे लिए एक्सपेंस है, तो रियलाइजेशन टू हरमन कैपिटल, ये एंट्री तो हो गई पहले। और फिर हरमन ने जब स्टॉक ले लिया, उसने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं स्टॉक ले रहा हूँ मेरी कमीशन के बदले, तब हम एंट्री करेंगे हरमन कैपिटल टू रियलाइजेशन। कोई असेट ली जाती है तो इस तरह की एंट्री होती है। अब आप देखिए इसमें हरबन एक बार क्रेडिट हुआ एक बार डेबिट हुआ तो एक तरह से कैंसिल हो गया, और रियलाइजेशन भी एक बार डेबिट हुआ एक बार क्रेडिट हुआ तो कैंसिल हो गया। तो कुल मिलाकर इसका आंसर सी रहने वाला है, नो एंट्री। बाकी ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो रियलाइजेशन के क्वेश्चन होते हैं, फर्म डिसोल्यूशन के क्वेश्चन होते हैं, उसमें कोई बंदा अगर असेट ले भी लेता है तो असेट का नाम नहीं आता, तो ए गलत है। बी एंट्री वैसे तो सही है लेकिन ये एंट्री ओनली कमीशन को रिकॉर्ड कर रही है, स्टॉक लेने को रिकॉर्ड कर ही नहीं रही है। और सॉरी, डी वाली एंट्री है ऐसी, डी वाली एंट्री है जो केवल कमीशन की एंट्री कर रही है, और जो बी वाली एंट्री है वो केवल स्टॉक के लेने को रिकॉर्ड कर रही है, जबकि मैटर ये पूरा एक ही क्वेश्चन में आया है। तो इसका आंसर कुल मिलाकर सर नो एंट्री पास होगा। एक्चुअली होगा क्या इस क्वेश्चन में
ये डी वाली एंट्री भी लगेगी और बी वाली एंट्री भी लगेगी, लेकिन उस एंट्री को काटा पीटा के चक्कर में कुल मिलाकर नो एंट्री आंसर हो जाएगा। 15th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग DI बैलेंस एंड रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसका मतलब लॉस हो गया। एक्सटर्नल लायबिलिटी, सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, इंटरनल लायबिलिटी के साथ ऑप्शन है, और असेट गिवन टू एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो सर अपने को मैच करना है इन चीज़ों को। तो अगर आपका DI बैलेंस आ रहा है रियलाइजेशन में, यानी डेबिट पे प्रेशर ज़्यादा है, तो ये लॉस होगा। तो आपका पहला मैच हो जाएगा डी के साथ जाके। एक्सटर्नल लायबिलिटी जो होते हैं, बाहर के जो दायित्व होते हैं, जैसे क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उनको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं। तो सेकंड मैच हो जाएगा बी के सामने सामने। इंटरनल लायबिलिटी को, इंटरनल लायबिलिटी मतलब रिजर्व, P&L, पार्टनर्स लोन, उनको हम ट्रांसफर नहीं करते रियलाइजेशन में। और असेट जो दिया जाता है किसी बाहर की लायबिलिटी को, उसकी कोई एंट्री नहीं होती। तो इस तरह से मैच होगा। तो फर्स्ट मैच हो रहा है डी से, तो ये ऑप्शन आपको बी, सी और डी तीनों में दिखता है। सेकंड मैच हो रहा है बी से, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो अभी भी बी और डी रेस में है। और थर्ड जो मैच होता है वो होता है ए से जाके, तो थर्ड मैच हो रहा है ए से जाके, तो अब ई इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट द टाइम ऑफ फर्म्स डिसोल्यूशन, बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व शोन इन द बैलेंस शीट क्रेडिटेड टू। कहता है जब फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है और जनरल रिजर्व का जो बैलेंस होता है उसका क्या होता है, या उसे कहाँ क्रेडिट किया जाता है। तो हम जानते हैं कि जो आपकी बैलेंस शीट होती है उसमें जनरल रिजर्व इस तरफ होता है, ठीक है। मान लीजिए एक 10,000 रुपये का अमाउंट है, तो हम क्या करते हैं, हम उस जनरल रिजर्व को DR करके पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं। तो हम एंट्री करते हैं जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल। ई इसका आंसर आएगा, पार्टनर्स के खाते में इसे जमा किया जाएगा। हाँ, कम से कम आप कह सकते हैं कि जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट पूरी पार्टनरशिप में यही है, चाहे एडमिशन, रिटायरमेंट, कोई सा भी टॉपिक हो, जब भी जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इसका रीज़न भी आप जानते हैं कि जनरल रिजर्व क्रिएट बनता कैसे है, प्रॉफिट्स में से, और प्रॉफिट में किसका हक होता है, पार्टनर्स का। दैट्स वाई जनरल रिजर्व जहाँ पे भी दिखता है, जब भी डिस्ट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है तो पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, इवन जब फर्म डिसोल्यूशन के क्वेश्चन है तब भी, ठीक है। चलिए, इसके बाद है स्टेट द ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, आपको पेमेंट का ऑर्डर यानी क्रम सेट करना है। फर्स्ट है इन पेइंग ईच पार्टनर प्रोपोर्शनेटली व्हाट इज ड्यू टू हिम और हर फ्रॉम द फर्म फॉर एडवांस एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कैपिटल। तो पहले ये पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में लिखा है पार्टनर्स लोन, सेकेंड पॉइंट में लिखा है द रेजिड्यू इफ एनी शेल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। रेजिड्यू मतलब बचा हुआ पैसा, अवशेष राशि। थर्ड में लिखा है टू पेइंग ईच पार्टनर प्रोपोर्शनेटली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। थर्ड में लिखा है कैपिटल का पैसा। और चौथे में लिखा है इन पेइंग द डेट्स ऑफ द फर्म टू थर्ड पार्टीज। चौथे में लिखा है डेट का पैसा। आप इसे पहले ही याद करके जाइए। सबसे पहले अपन जो अपने डेट चल रहे हैं, जो बाहर के ऋण चल रहे हैं, उसे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले एक्सटर्नल डेट होंगे। उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने किसी भी तरह का लोन या एडवांस दे रखा है तो हम उसका पेमेंट करेंगे, ठीक है सर। उसके बाद हम पार्टनर की, अगर पैसा बचा तो हम पार्टनर्स की कैपिटल वापस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई सरप्लस पैसा है या कोई रेजिड्यू पैसा है तो वो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होएगा पार्टनर्स के बीच में। तो ये है सीक्वेंस। अब अपने को नंबरिंग देनी है, तो सबसे पहले मैंने कहा डेट क्लियर करेंगे, तो सबसे पहले आएगा 4 नंबर। डेट के बाद हम पार्टनर्स ने जो लोन दे रखा है, पार्टनर्स ने लोन यानी जो कि पूंजी के अलावा पैसा लगा रखा है, पूंजी के अलावा वाला पैसा, है ना। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। इसके बाद फर्स्ट, उसके बाद आप पार्टनर्स की कैपिटल रिटर्न करोगे, तो ये आप रिटर्न करेंगे, तो ये हो गया थर्ड नंबर। चौथा 1, 3 और इसके बाद लास्ट में आ जाएगा 2 नंबर, ठीक है। तो चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा, हाँ यहाँ पे है डी ऑप्शन ऐसा है सर, तो इसका आंसर डी रहने वाला है। 18वां क्वेश्चन है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज थ्रू। वेल, अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है तो पार्टनर्स की कैपिटल रिटर्न कर देते हैं, तो जिसका भी हिसाब निकलता है हम उसे कैश देकर फ्री कर देते हैं। तो लास्ट में एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल टू कैश।
अगर उनसे लेना होता है तो ले लेते हैं और लौटाना होता है तो लौटा देते हैं, यानी एडजस्टमेंट कैश या बैंक के थ्रू किया जाता है। पहला ऑप्शन कि रियलाइजेशन से होता है, नहीं। ड्राइंग से होता है, नहीं। लोन में ट्रांसफर होगा, नहीं। कैश या बैंक, आप जो भी पार्टनर से लेना देना है वो फाइनल सेटलमेंट हो जाता है। 19 क्वेश्चन है, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर विल कम अंडर व्हाट टाइप ऑफ डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन बाय कोर्ट? नहीं। कभी कभी कोर्ट ऑर्डर करता है डिसोल्यूशन, जब कोई पार्टनर प्ली करता है कि फर्म लॉस में चल रही है या कोई पार्टनर मिसकंडक्ट कर रहा है, तो कोर्ट को ठीक लगता है तो ऑर्डर कर सकता है। कंपलसरी डिसोल्यूशन तब होता है जब कोई फर्म का जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, वो अनलॉफुल हो जाता है, तो कंपलसरी डिसोल्यूशन भी हो जाता है। ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज, यस। ये जो इंसॉल्वेंसी है ना, देखो, किसी पार्टनर की इंसॉल्वेंसी या किसी पार्टनर की डेथ हो जाना, ये कंटिजेंसीज की कैटेगरी में आती है। तो कभी कभी इन वजहों से भी डिसोल्यूशन हो जाया करता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि इंसॉल्वेंसी किस कैटेगरी में आती है, तो इंसॉल्वेंसी सी वाली कैटेगरी में आया करती है। ठीक है सर, कि कुछ आकस्मिकताओं के घटित होने पे, या जैसे फर्म ने किसी उद्देश्य के लिए बनाया था, वो उद्देश्य पूरा हो गया या टाइम पूरा हो गया, या किसी की इंसॉल्वेंसी हो गई या डेथ हो गई। ठीक है सर, चलिए 20th क्वेश्चन कहता है, इफ एज पर द पार्टनरशिप डीड Garner versus Murray rule is to be adopted in case of insolvency of a partner, profit or loss on realization account is distributed amongst the partner। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है। देखो, आप सब जानते हैं कि गार्नर वर्सेस मरे का रूल होता है, ठीक है, और ये इंसॉल्वेंसी से जो लॉस होगा, कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके बारे में गाइड करता है, और ये कहता है कि ऐसा लॉस कैपिटल रेशियो में बांटा जाएगा। पूरी बात क्या है, गार्नर वर्सेस मरे ये कहता है कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसकी जो डेफिशिएंसी है उसे जो बाकी पार्टनर है वो लोग पूरा करेंगे और कैपिटल के रेशियो में पूरा करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में ये बोला ही नहीं जा रहा। इस क्वेश्चन में तो मांगा ये जा रहा है कि प्रॉफिट और लॉस जो कि रियलाइजेशन से होता है, इंसॉल्वेंसी से नहीं। प्रॉफिट और लॉस जो रियलाइजेशन से होता है उसका क्या होगा, तो वो हमेशा की तरह आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्योंकि ये मुझे इसलिए बताना पड़ा क्योंकि कई बार गार्नर वर्सेस मरे सुनते ही बच्चा भाग के कैपिटल रेशियो की तरफ चला जाता है, लेकिन ये कैपिटल रेशियो है फॉर व्हाट, दिस इज फॉर इंसॉल्वेंसी लॉस। बाकी आपका जो रियलाइजेशन लॉस है वो तो आपका हमेशा की तरह आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही जाएगा। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं स्कूल लेक्चरर के लिए 100 वीडियोस टोटल बनाने वाला हूं, वो सारे आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।